नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज से 7 साल पहले 30 जुलाई 2015 के दिन एक आतंकवादी को फांसी पर लटका दिया गया था। 30 जुलाई को उसका जन्मदिन भी था, लेकिन उसका गुनाह इतना बड़ा था कि कानून की किताब में उसके लिए रहम की कोई जगह नहीं थी। जी हां, 93 के मुंबई ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत के जिम्मेदारों में से एक था याकूब मेमन, टाइगर मेमन का भाई। आपको 30 जुलाई की वो तस्वीरें याद होंगी जब माहिम में टाइगर मेमन के घर से बड़ा कब्रिस्तान तक उसका जनाजा निकला। साफ साफ हिदायतों के बावजूद उसके जनाजे में, एक आतंकी के जनाजे में सोचिए जरा, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। याकूब मेमन की फांसी और सुपुर्दे खाक के 7 साल बाद अब विवाद उसकी कब्र से निकला। बड़ा कब्रिस्तान में याकूब की कब्र को मजार में तब्दील करने की कोशिश की गई है। कब्र के इर्द गिर्द मार्बल लगा दिया गया है, एलईडी से लाइटिंग भी कर दी गई है, मानो किसी आतंकी की कब्र ना हो, किसी पीर की मजार। बीजेपी ने हंगामा खड़ा किया तो मुंबई पुलिस ने बड़ा कब्रिस्तान पहुंचकर लाइट हटवा दी। एक आतंकी के महिमा मंडन की कोशिश रुकवा दी गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बात अब ये हो रही है कि ये सब हो कैसे गया, किसकी शय पर हुआ। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ये सब महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने किया, क्योंकि जिस वक्त ये मामला बताया जा रहा है उस वक्त सीएम उद्धव ठाकरे थे। बहस के मुद्दे और सवालों पर आने से पहले जल्दी से सारे बयान आप सुनिए। वहां याकूब की जो कब्र वहां है, उस कब्र की वो कुछ सुशोभन करने की बात कर रहे थे, सीमेंटीकरण किया, कुछ किया, उसका उदात्तीकरण की बात आई। और जो कुछ कोई कर रहा है उसके बारे में शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार जो इल्जाम लगाने की कोशिश हुई, उसकी मैं पहली निंदा करता हूं। इसका पूरा जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे की बीएमसी है, क्योंकि उनके ही वक्त में इस का पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम बड़े पैमाने पे शुरू हुआ है। सबसे पहला गुनाह और सबसे बड़ी गलती जो जानबूझकर अगर किसी ने की है तो वो भाजपा ने की है, क्योंकि भाजपा इस देश में धार्मिक शांतता चाहता नहीं है। भाजपा के इस कृति के वजह से ही आज उस मजार का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, इसके लिए सर्वस्वी भाजपा जिम्मेदार है। ये याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, किसका स्टेटमेंट था? अफजल हालात का मारा है, किसका स्टेटमेंट था? मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर उनके मंत्री होकर बोलते थे। इसलिए आतंकवाद पर उनका चरित्र इस कदर तार तार है कि मेरे विचार से कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस से कहना चाहूंगा, इस चीज पे राजनीति मत करिए, ये आग से खेलने जैसी चीज है। जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारी मदद की, हमारे रखरखाव किया, उनको बीच बीच में याद करना, उनके मज़ार पे जाके दुआ मग़फ़िरत अता करना गलत नहीं है। कि वो एक कन्विक्टेड आरोपी थे, ही वॉज ए कन्विक्टेड टेररिस्ट, और कन्विक्टेड टेररिस्ट होने के बावजूद अगर उनका स्मारक बनाया जाता है तो ये बात बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। पक्की तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार में फांसी, उनके राज्य में फांसी मिली। अब फांसी देने के बाद उसकी बॉडी क्यों दे दी आपने? अंतिम संस्कार या स्मरण की दृष्टि से जो धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है वो करे, उसमें कोई आपत्ति ले नहीं सकता। विषय सिर्फ एक आतंकवादी का स्मारक ये हिंदुस्तान मान्य नहीं करता। हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था, हम क्यों उनके लिए ये सारी चीजों की सुविधा देंगे? कब्रिस्तान के अधिकारी जो ट्रस्टी से भी बातचीत करके आए थे और पुलिस दोनों ने मुझे आश्वस्त किया है कि याकूब मेमन का स्मारक यहाँ नहीं बनेगा। तो कई खास
मेहमान हमारे साथ, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मुंबई का गुनहगार, बल्कि कहना चाहिए देश का गुनहगार, मजार कैसे बना दी जा सकती है उसकी? आतंकी की मजार पर क्या सजदा हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, ऐसे आतंकी की कब्र पर कौन सजदा करना चाहेगा? आतंकी किनका हीरो हो सकता है? और आतंकी इबादत के पीछे जो कोशिश की जा रही है, इसके पीछे है कौन? ये किसकी शरारत है? आतंकी के सम्मान के पीछे कौन है? आज उन सवालों पर हम ताल ठोकेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले अजय आलोक, मेरा पहला सवाल तो आप ही से है। हम अक्सर ये सुनते हैं आतंकवाद पर देश एक साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, भारतीय एक साथ खड़े हैं, लेकिन आतंकी का इस तरीके से महिमा मंडन, ये राजनीति को और साथ ही जिनके मन में आतंकियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, दोनों को एक्सपोज करता है। निस्संदेह अदिति जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश में आतंकवादी तभी बढ़े जब इसी देश के चंद लोगों ने आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति जताई। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब भी लोगों ने जनरल सिंह भिंडरवाले से सहानुभूति जताई थी। राजीव गांधी की हत्या हुई उस वक्त भी तमिलनाडु में लोगों ने एलटीटीई से संवेदना जताई थी। उसके बाद से लगातार इस्लामिक टेररिज्म होते रहे, चरित्र बदल गया। कांग्रेस लगातार एक पर एक कभी आंसू बहाती रही, कभी संवेदना जताती रही। हमें याद है बाटला हाउस का एनकाउंटर और कांग्रेस नेताओं का वो स्टेटमेंट्स, जब वो कहते थे कि सोनिया गांधी फूट फूट के रोई। तो ये अजीब तरीका है एक ग्लोरिफिकेशन करने का। बल्कि इस मामले में तो अमेरिका से सीख लेनी चाहिए थी कि जब ओसामा बिन लादेन को उन्होंने मार दिया, उसके बाद भी शव को दिया नहीं, उसको समुद्र में दफना दिया ताकि उसको ग्लोरिफिकेशन नहीं हो सके। इस तरह की ग्लोरिफिकेशन करके अपने वोट को इंटैक्ट करने की कोशिश, ये और कुछ नहीं है, एक बहुत घटिया सोच है, जिसके कारण देश में न सिर्फ सांप्रदायिकता फैलती है बल्कि आतंकवाद और आतंकवादी तत्वों को और स्लीपर सेल्स को बढ़ावा मिलता है। और हद तब हो जाती है जब रूलिंग डिस्पेंसेशन इसको ग्लोरीफाई करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो फिक्स हो गया। तो ये सोच बहुत खतरनाक सोच है। आप सोचिए, जस याकूब मेमन, दिल्ली मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी, जिसके सारे भाई भागे हुए हैं, टाइगर मेमन से लेके सब लोग, उसकी मौत होती है कस्टडी में, शव दिया जाता है। एक तो इतना बड़ा विराट जनाजा निकला जैसे लगता है कि आज़ादी की लड़ाई जीत के आ रहे थे। ठीक है, चलिए, वो उनके परिवार ने किया, लेकिन उसके बाद कब्र को ग्लोरीफाई करना, लाइट लगाना, उसके ऊपर मार्बल लगाना चारों तरफ, ये एक कितनी घृणित सोच है। ये सोच के ही शर्म आती है। और इसके पीछे शिवसेना बैठी हुई है, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते ये होता है। मतलब एक पार्टी का आप चरित्र देखिए, वो पूरा का पूरा यू टर्न ले रहा है। जवाब दीजिए इस पे राजपुंज। बाला साहब रहते तो क्या ये संभव था? अदिति जी, जिस प्रकार से ये अभी सवाल पूछे आपने, सुना अजय आलोक ने कहा बाला साहब होते तो क्या ये मुमकिन था? नहीं अदिति जी, इसमें कोई जांच का विषय है कि किस प्रकार के कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार से वहां पे इस प्रकार से मजार क्रिएट करने की कोशिश की एक कब्र के ऊपर। और इस प्रकार के आतंकवादी थे, जो आतंकवादी मतलब इतने 257 निर्दोष लोगों के खून से सना हुआ, और इतने लोगों को उसने 700 से अधिक लोग उस समय घायल हुए थे। तो उतने लोगों को हर्ट करने के बाद ऐसे लोग को इस प्रकार से, जो लोग इस पर शामिल हैं, ये जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं, जो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इसको बिल्कुल निंदा करते हैं इस बात की। और हमेशा मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो आतंकवादी होते हैं, इसका जो नहीं हुआ कैसे सर? सवाल ये है, जो अभी सवाल पूछ रहे थे अजय आलोक जी, कि ये हुआ कैसे, ये हो कैसे गया? अदिति जी, एक बात बताइए कि अगर एक अंदर कब्रिस्तान के अंदर कोई कब्र बना रहा है, ये कब्र को सुसज्जित कर रहा है जिस प्रकार से नजर आ रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस प्रकार के लोग जो कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई होता, अपडेट होती है, कुछ होता, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और आज बीजेपी आरोप लगा रही है 2015 में आपने डेड बॉडी क्यों दी, आपने क्यों दिया, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही बोला अजय आलोक जी ने कि डेड बॉडी ऐसे आतंकवादी की, और जो लोग भी कह रहे हैं इस बारे में, जिन लोगों ने भी बोला, तो जो अभी आपने आपका सवाल बीजेपी से, इस सवाल का जवाब बीजेपी देगी। नहीं ठीक है, बीजेपी। और हमारे साथ आ गए राजीव पांडे, जवाब ले लीजिए उनसे। राजीव पांडे ये कह रहे हैं, आज आप आरोप लगा रहे हैं, आपने डेड बॉडी क्यों दे दी थी, बॉडी क्यों दी आपने? राज जी को ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोगों का कन्विक्शन होने के बाद जब फांसी की सजा सुनाई जाती है,
तो डेड बॉडी देने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ अदिति जी विषय क्या है मैं बताता हूँ। नॉर्मली मुंबई के किसी भी इस तरीके की जगह पर उस बॉडी को एक्सह्यूम करके दूसरा बॉडी डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। ये पहली ऐसी कब्र है जिसको ब्यूटीफाई किया गया हुआ है। और ब्यूटीफाई किस समय हुआ है, इसके लिए रिपोर्ट आ चुकी है कि जब ये सरकार चल रही थी। देखिए, आपको हिस्ट्री की एक बात बताना चाहता हूँ अदिति जी, कि जब इस व्यक्ति को फांसी की सजा हुई थी तो उसको रुकवाने के लिए, फांसी को रुकवाने के लिए जो लोग थे उसमें से 2 को मिनिस्टर बनाया उद्धव ठाकरे जी ने अपनी सरकार में। आपको याद होगा कि एक नवाब मलिक नाम का आदमी था जिसको इन्होंने सैक नहीं किया। ये उस गैंग का व्यक्ति है, ये उन लोगों के समर्थन से सब चल रहा है। दूसरा नाम बताता हूँ, एक असलम किस तरह से बोल रहे हैं आप? मिनिस्टर था। नहीं, थोड़ा सा संयमित तरीके से सर, जब जिस भाषा का इस्तेमाल करें, जिन शब्दों का इस्तेमाल करें, थोड़ा सोच समझ के करें। काफी वरिष्ठ हैं आप। जी असलम शेख थोड़ा सा संयम के साथ। मेरी अदिति जी मेरी बात सुनिए। असलम शेख जी मैं सुन रही हूँ। असलम शेख ने उस पिटीशन पे सिग्नेचर किया था जिसमें उसके फांसी को रुकवाने की कोशिश हुई थी। और ये सब लोग उद्धव जी ठाकरे के सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। मैं कह रहा हूँ उस दौरान ये सारी घटनाएं हुई है। और आज पुंज जी नहीं कह सकते कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी सरकार थी, बीएमसी में भी आप हैं, जितनी लोकल बॉडीज है सब आपके समय है। ठीक है, जवाब ले लीजिए राजपुंज से जवाब ले लीजिए। लेकिन मुझे जरूर बताइएगा, अफजल गुरु की बॉडी भी क्या दी गई थी क्या? अभी आपने कहा ना कि भारत का कानून ये कहता है। देखिए, तो आपसे ये भी पूछूंगी राजीव जी कि अफजल गुरु की बॉडी भी दे दी गई थी क्या? नहीं, देखिए मैं आपको एक बार जवाब दे दे। राजपुंज जी पहले आप जवाब दे दीजिए सर। ठीक है जिति जी, देखिए जिस प्रकार से हमारे मित्र हैं और हमारे साथ रहे इतने 7 साल सत्ता में, और आज भी कहीं ना कहीं नाम तो शिवसेना है जहां भी अब ये सरकार में है, लेकिन आज फिर भी आरोप प्रत्यारोप का देखिए दौर है। कुछ भी कोई किसी को कह सकता है, लेकिन आज इनको अकस्मात एक बात याद आती है कि इस प्रकार का कोई वहां पे हो रहा है। अरे भाई, आप एक बात बताइए कि इस प्रकार के कोई आतंकवादी को कैसे एक शिव सैनिक कैसे उसको समर्थन दे सकता है? आप ये सोच ही कैसे सकते हैं कि एक आतंकवादी को समर्थन दे सकते हैं? जहां हम एक देशभक्त हैं, हम देशभक्ति की बात करते हैं, ऐसे आतंकवादियों को जिनके हम उनका पूरा समर्थन करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को फांसी दी जाए, तो ऐसे लोगों को आप कैसे कह सकते हैं? राजीव जी किस प्रकार की बात कर रहे हैं? दूसरी बात है कि अगर इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी, उनका आरोप ये है, तब ये सब हुआ। राजपुंज जी इसका जवाब दीजिएगा। आप इसका जवाब दीजिएगा। हमारे साथ हनीफ नलखंडे हैं, फॉर्मर ट्रस्टी हैं बड़ा कब्रिस्तान के। हनीफ नलखंडे जी, मैं आप इसे जानना और समझना चाहती हूँ, ये आतंकी को हीरो बनाने का सिलसिला कब शुरू हुआ? हनीफ जी, ये देखिए, हमको नहीं मालूम है। मैं ट्रस्टी था 2001 से लेके 2013 तक का। ओके, हमारे टेन्योर में ये बात नहीं हुई थी। इनका जो अभी जो ये आए थे, याकूब मेमन को दफनाया गया था, वो 2005 की बात, 2015 की बात है। ओके, और 2015 की बात है ना। मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया 2013 में। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर ये कब्रिस्तान के मैं अपने को जब कल से विवाद चल रहा है तो मैं अपनी मेमोरी को ये कर रहा था, मेमोरी को रिकलेक्ट कर रहा था। तो ये जो याकूब मेमन हो या रऊफ़ मेमन हो, इनका ऐसा है कि कब्रिस्तान के जामा मस्जिद के अंदर एक कब्रिस्तान का रजिस्टर मेंटेन करते हैं हम लोग। उसके अंदर जो रजिस्टर वोटा होल्डर्स होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। ये मेमन फैमिली का, याकूब मेमन के रऊफ़ मेमन, इनकी फैमिली का नाम उस वोटा होल्डर लिस्ट में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये 2019 के अंदर रऊफ़ मेमन की वाइफ गुजर गई, उसके बाद में उसके अंदर ये विवाद चालू हो गया। रऊफ़ मेमन ने कॉरेस्पॉन्डेंस चालू किया उसके साथ में, जामा मस्जिद ऑफ ट्रस्ट के साथ में। तब उन्होंने किसी ट्रस्टी को 5 लाख रुपए दिए थे अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ द ओटा। अगर उनका नाम रजिस्टर में होता तो 5 लाख रुपए देने की ज़रूरत क्या होती थी? नंबर 3 कि उसने उस टाइम पे रऊफ़ मेमन साहब ने पुलिस को कंप्लेंट की
वक्फ बोर्ड को कंप्लेंट की, जामा मस्जिद ट्रस्ट को कंप्लेंट की, पुलिस ने टाइमली एक्शन नहीं लिया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना वक्फ बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो एक्शन ले लेती, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती, तो बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे जो इलीगल ओटा, जैसा रऊफ मेमन को ओटा अलॉटमेंट किया गया, उस तरीके से और बहुत सारे ओटे अलॉटमेंट किए थे, वो पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आ जाती थी। दूसरी बात है कि 16 फरवरी 2019 को मैंने जामा मस्जिद ट्रस्ट को एक ख़त लिखा। एक और विवाद हुआ था, उसमें एक और न्यूज़पेपर आई थी कि उसके अंदर 3 लाख रुपए के आगे उसमें किसी को अलॉटमेंट ऑफ वोटा दिया गया था। मैंने जामा मस्जिद ऑफ ट्रस्ट को ख़त लिखा कि ऐसी ऐसी न्यूज़ आई है, न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, अगर ये सही है तो मुझे उसके बारे में डिटेल दो और मुझे अलाउ किया जाए कि कब्रस्तान के रिकॉर्ड को मुझे इंस्पेक्शन का अलाउ किया जाए। उन्होंने आज तक उसको मुझे उसको ये इंस्पेक्शन के लिए मुझे अलाउ नहीं किया गया। कुवैत के अंदर, कुवैत की जब महामारी कुवैत की चल रही थी, तो बड़े कब्रस्तान के बहुत सारे क्या ठीक है। हमारे साथ इस वक्त नीलोफर मसूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मैं वापस आऊंगी हनीफ जी आपके पास, और हमारे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई इस्लामिक स्कॉलर हैं। नीलोफर मसूद, आपकी पार्टी के नेता तो कई कदम आगे चले गए मैम, आपने सुना उनका स्टेटमेंट? कमाल मुस्तफा वो क्या कह रहे हैं, वो स्टेटमेंट जरा मैम को सुना दे प्लीज एक बार। अकीदा है, मोहब्बत का अकीदा है, इससे ना तो उसका मजहब में कमज़ोरी आती है, ना उसमें कोई गलती है। गया किसी के दिल में दर्द था, जिसके लिए इसने बहुत अच्छा काम किया, उसने नई ज़िंदगी दी, वो तो जान मारेगा इस कब्र में। इस तरह की मोहब्बत एक टेररिस्ट के लिए जायज़ है, आप मानते हैं? देखिए ना आप, नूर जहान का है, अकबर का मकबरा है, शेर कश्मीर का मकबरा है, हरी सिंह की वो जहाँ ये जलाते हैं, ये है, ये चीज़ें हैं जिन लोगों को उसने भला किया है, तो उसको बीच बीच में याद करना है। हमारा वैसे तो मुसलमान है, फ़र्ज़ बनता है, जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारी मदद की, हमारा रख रखाव किया, उनको बीच बीच में याद करना, उनके मज़ार पे जाके दुआ मग़फ़िरत अता करना गलत नहीं। नीलोफर मसूद, इस पर आप क्या कहेंगे मैम? ये कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, जिन्होंने हमारा भला किया है। अब जिन्होंने भला किया है वो आतंकी है ना, क्या आतंकी का महिमा मंडन हो सकता है मैम? देखिए, आप अगर आतंकी के वो मजार को अगर आप जोड़ रही हैं मुस्तफा कमाल जी के स्टेटमेंट के साथ, बहुत ही निंदनीय है। क्यों मैम? क्योंकि उन्होंने उनका स्टेटमेंट है मैम, को एक बार फिर से सुना दीजिए। तो वो चीज कहीं नहीं है, उन्होंने कहा है। एक सेकंड मैम, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आप फिर क्लैरिटी दे दीजिएगा इसके ऊपर। अगर हम उनको नहीं, एक सेकंड आप सुन लीजिए, फिर अच्छा होगा कि आप इस साउंड बाइट को, जो अभी तक ये माना जा रहा है कि एक आतंकी के समर्थन में है, आप इसको अगर राइट कॉन्टेक्स्ट में पेश करेंगी तो दर्शकों को फायदा होगा। And I'll be more than happy to stand corrected on this, क्योंकि हमें ये इसी कॉन्टेक्स्ट में साउंड बाइट बताई गई है। साउंड बाइट बताई गई है, सुनिए मैम, सुन लीजिए और फिर इसका कॉन्टेक्स्ट आप एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार सुनवा दीजिए और फिर मैम बताएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बाइट दी गई है। अकीदा है, मोहब्बत का अकीदा है, इससे ना तो उसका मजहब में कमज़ोरी आती है, ना उसमें कोई गलती है। गया किसी के दिल में दर्द था, जिसके लिए इसने बहुत अच्छा काम किया, उसने नई ज़िंदगी दी, वो तो जान मारेगा इस कब्र में। इस तरह की मोहब्बत एक टेररिस्ट के लिए जायज़ है, आप मानते हैं? देखिए ना आप, नूर जहान का है, अकबर का मकबरा है, शेर कश्मीर का मकबरा है, हरी सिंह की वो जहाँ ये जलाते हैं, ये है, ये चीज़ें हैं जिन लोगों को उसने भला किया, तो उसको बीच बीच में याद करना है। हमारा वैसे तो मुसलमान है, फ़र्ज़ बनता है, जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारी मदद की, हमारा रख रखाव किया, उनको बीच बीच में याद करना, उनके मज़ार पे जाके दुआ मग़फ़िरत अता करना गलत नहीं। नीलोफर मसूद जी, आप बता दीजिए किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया और क्या कहना चाह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल? देखिए, जो वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, वो अकबर की एग्जाम्पल दे रहे हैं, मरहूम शेख साहब की एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप इस चीज को कनेक्ट नहीं कीजिए कि कोई टेररिस्ट है, उसको करार टेररिस्ट दिया गया। इट हैज बीन सेड इन दैट कॉन्टेस्ट, इट हैज नेवर बीन सेड इन दैट कॉन्टेस्ट। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो आजकल एक वो दौर बना हुआ, तो मेरे
जो क्रिमिनल्स निकल आते हैं उनकी रिमिशंस को एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे बिल्किस बानो के केस में हमने देखा। क्या कह रहे हैं मैं आपसे पहले ये समझ लूं, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। आपने कहा नहीं वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहे, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं नीलोफर जी की गई थी उनको पार्डन किया गया, एंड इट इज ह्यूमिलिएशन फॉर ऑल दोस। मैम आप दूसरी स्टोरी पर चली गई हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ मैम आपसे, मुझे लगता है मैं बेटर इफ विल कमिट ऑन दैट। नीलोफर जी अभी आपने कहा ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा गया। नीलोफर जी मैम सुनिए ना, सवाल का जवाब दीजिए मैम, प्लीज सवाल का जवाब दीजिए मैम। आपको राजनीति कर रहे हैं वो आप स्टेप 2 पर कीजिएगा। पहले आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए, आप ये कह देने भर से कि नहीं वो कोई सिंपैथी नहीं जता रहे हैं, इससे दर्शकों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। वो क्या कह रहे हैं आप ये समझा दीजिए दर्शकों को प्लीज। 2 लाइन में आपके ये कह देने भर से वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं, आप बता दीजिए वो क्या कह रहे हैं। और ना ही आतंकवादियों के लिए कोई हमदर्दी हो सकती है। हाँ, you may interpret the thing, you may mold the thing, that is different thing. But I am not interpreting. Now you are going to tell me what is the context, मैम प्लीज। He has not said it. हाँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया आप बता दीजिए मैम, जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया आप बता दीजिए, प्लीज बताइए। मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट में पूरे वर्ड्स को डिकोड कर दीजिए आप। किसी का अकीदा है, जैसे अकबर को उन्होंने एग्जाम्पल दे दी, he was not a terrorist. उन्होंने मरहूम शेख साहब की एग्जाम्पल दे दी, he was not a terrorist. तो उन्होंने कौम के लिए कुछ किया, he is giving the example of that thing. याकूब मेमन को लेकर वो क्या कह रहे हैं मैं आपसे वो पूछ रही हूँ। अगर आप किसी चीज के साथ जोड़ रहे हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं मैम, you should be sorry if it is being said in that context. याकूब मेमन को लेकर वो क्या कह रहे हैं आप उसके बारे में मुझे बता दीजिए। मैं आपसे बार बार एक ही सवाल पूछ रही हूँ, याकूब मेमन के बारे में वो क्या, आप एक सेकंड मैम, याकूब मेमन को ये बारे में क्या कह रहे हैं वो बस इतना बता दीजिए ना आप। आई एम सॉरी फॉर दैट से नहीं होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट से 4 लफ्जों से नहीं होगा। आप एक्सप्लेन कीजिए ना, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, द एग्जांपल व्हिच ही हैज गिवन, दे आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एग्जांपल उन्होंने दी है दैट इटसेल्फ इज द प्रूफ व्हाट एक्चुअली ही इंटेंडेड टू से। एग्जांपल के साथ मैम सुन लीजिए, एग्जांपल्स को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ मैं, कॉन्टेक्स्ट को क्वेश्चन कर रही हूँ। बात ही नहीं है ना। नहीं मैम, तो एक बार आप सुन के बताइए ना मुझे, मैं एक बार फिर से आपको सुनवाती हूँ, एक बार फिर से सुनिए और बताइए। मैम आप तो पल्ला झाड़ रही हैं, मुद्दे को डिरेल मत होने दीजिए मैडम, मुद्दे को डिरेल मत होने दीजिए प्लीज, मुद्दे को ना डिरेल कीजिएगा। एक बार मैम को फिर से सुनवाइए, आप बस मुझे इतना बता दीजिए आज जो ये बहस हो रही है मैम, सुन लीजिए नीलोफर जी सुन लीजिए प्लीज। have been purified by the government of Gujarat, they have been garlanded, उनकी एक्सेप्ट की गई है पार्डन, वी शुड स्पीक ऑन दैट। मैम आप गुजरात पर चली गई, आपको याकूब मेमन पर बोलने से इतना डर लग रहा है? क्रिमिनल है ना, वो भी तो क्रिमिनल है। नहीं मैम सुनिए मेरी बात ध्यान से, एनीवन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, सुन लीजिए ध्यान से, एनीवन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ शुड बी डेल्ट बाय द लॉ। याकूब मेमन आप जानती हैं आप मुद्दे से भाग रही हैं मैम, ये फॉल्स, एक बात सुनिए मैम, इक्विवेलेंस ड्रॉ करने से बात नहीं बनेगी। आप एक मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। जिस मुद्दे पर डिबेट है उस पर आप अपने नेता के स्टेटमेंट को या तो पूरी क्लैरिटी के साथ पेश कीजिए, मैम को सुनवा दीजिए एक बार, स्टेटमेंट फिर से सुनवाइए और रिपोर्ट भी दिखाइए। नहीं एक काम करते हैं, मैडम डिरेल कर रही हैं, जिस मुद्दे पर बहस है उस पर मैम दाएं बाएं मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए। सवाल ये है, जब हम एक देश के तौर पर, मैम आई डोंट वांट टू बी speaking when you are speaking please, and I expect the same from you Nilofer Masood, thank you। सवाल यह है कि जब हम एक देश के तौर पर खुद को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट बताते हैं तो आतंकियों के जनाजे में भीड़ कैसे होती है, उनकी कब्रों को मजार बनाने की कोशिश कैसे की जा सकती है? देश में जब भी आतंकी हमला होता है देश का एक एक लीडर कहता है मुंह तोड़ जवाब देंगे, आतंक के खिलाफ एकजुट है। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात होती है। यह भी कहा जाता है कि आतंकी और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये सारे दम भरने के बावजूद ये भी कड़वा सच है कि इसी देश में आतंकियों के जनाजे भी निकाले गए हैं। उन्हें वक्त का और हालात का मारा साबित करने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खुलवाए गए हैं। आतंकी एनकाउंटर में मारे गए तो सियासी आंसू तक बहे हैं। मातम पुरसी के लिए उनके दरवाजों तक रेस भी लगी है।
आतंकियों के नाम में साहब और जी लगाकर तक उन्हें बकायदा इज्जत बख्शी गई है। लेकिन अब एक आतंकी को इज्जत देने पर विवाद उसकी कब्र से बाहर निकला है। यह विवाद मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार 257 लोगों की मौत के दोषी और 7 साल पहले फांसी चढ़ाए जा चुके याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करने का है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? विवाद ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने बड़ा कब्रिस्तान पहुंचकर याकूब की कब्र पर रोशनी फेंक रही एलईडी लाइट्स हटवा दी। लेकिन इतना काफी नहीं था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आतंकी को ग्लोरीफाई करने, उसकी कब्र को मजार में बदलने का काम शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरपरस्ती में हुआ। अंतिम संस्कार या स्मरण की दृष्टि से जो धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है वो करे, उसमें कोई आपत्ति ले नहीं सकता। विषय सिर्फ एक आतंकवादी का स्मारक ये हिंदुस्तान मान्य नहीं कर सकता। बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट का कहना है कि बीजेपी जो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। कब्र पर मार्बल लगाना मतलब मजार बनाना नहीं है। हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था। हम क्यों उनके लिए ये सारी चीजों की सुविधा देंगे? लेकिन आतंकवादी याकूब मेमन का मुद्दा कब्र से बाहर क्या निकला? उसके चाहने वाले खुद ब खुद बाहर निकल आए। जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारी मदद की, हमारा रखरखाव किया, उनको बीच बीच में याद करना, उनके मजार पे जाके दुआ मगफिरत अता करना गलत नहीं है। इल्जाम सीधे सीधे महाअघाड़ी पर आया। शिवसेना की बीएमसी पर आरोप लगे तो शिवसेना को मैदान में कूदना ही था। पार्टी ने लॉजिक दिया कि यह सब बीजेपी का किया धरा है। न कसाब और अफजल की तरह याकूब का शव परिवार को देती, न कब्र बनती और न उसे कोई मजार बनाने की कोशिश करता। पक्की तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार ने फांसी, उनके राज्य में फांसी मिली। अब फांसी देने के बाद उसकी बॉडी क्यों दे दी आपने? कुल मिलाकर एक आतंकी फांसी चढ़ने के 7 साल बाद फिर से बहस का मुद्दा है। और मुद्दा है कि आतंक के खिलाफ सब एकजुट हैं, तो फिर आतंक की मजार किसकी जिद है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नीलोफर मसूद, मुझे पूरी उम्मीद है आपने सुन लिया होगा क्या कहा कमाल मुस्तफा ने। उन्होंने कहा हमारे लिए काम किया, उनकी मजार पर जाकर दुआ करना कोई बुराई नहीं है। आदित्य जी, अगर आप उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग मैं कुछ इंटरप्रेट नहीं कर रही हूँ, आप सुन नहीं रही हैं क्या? एक बार उनकी बात चलाइए। नहीं, ये कह रही है मैं अपने हिसाब से इंटरप्रेट करी हूँ। मैम, या तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दीजिए और आप बता दीजिए क्या कह रहे हैं वो। आप ये भी नहीं कर पा रही हैं, आप ये भी आरोप लगा रही हैं कि वो ये नहीं। सुनवाइए क्या कहा, मैम को सुनवाइए प्लीज, प्लीज सुनवाइए मैम को। चौथी बार है, चौथी बार फिर से सुनिए। अकीदा है, मोहब्बत का अकीदा है। इससे ना तो उसका मजहब में कमज़ोरी आती है, ना उसमें कोई गलती है। गया किसी के दिल में दर्द था, जिसके लिए इसने बहुत अच्छा काम किया, उसने नई जिंदगी दी, वो तो जान मारेगा इस कब्र में। इस तरह की मोहब्बत एक टेररिस्ट के लिए जायज़ है, आप मानते हैं? देखिए ना आप, नूर जहान का है, अकबर का मकबरा है, शेर कश्मीर का मकबरा है, हरी सिंह की वो जहाँ ये जलाते, ये है, ये चीज़ें हैं। जिन लोगों को उसने भला किया तो उसको बीच बीच में याद करना है। हमारा वैसे तो मुसलमान है, फ़र्ज़ बनता है। जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारी मदद की, हमारा रखरखाव किया, उनको बीच बीच में याद करना, उनके मज़ार पे जाके दुआ मगफिरत अता करना गलत नहीं है। जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारा रखरखाव किया, उन्हें, उनके लिए दुआ करना। मैम, सुना आपने, और अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस बार आपने वो सवाल भी सुना। आई होप आपने वो सवाल भी सुना होगा।
वो सवाल भी सुना होगा आपने, रिपोर्टर ने क्या सवाल किया था। अब जवाब दीजिएगा मैम और मुद्दे पर आइएगा। मैं फिर वही कहूंगी, he has never said in that context। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है, अगर अकीदा किसी का है, वो वहां पर जाता है, याद करता है, तो उसमें गलत नहीं है। बट यू कैन नॉट रिलेट इट विद अ पर्सन हु वाज सवाल क्या था? सवाल क्या था? आपने सुना नहीं? सवाल में क्या था? आपने मैम सवाल मिस, मैम आपने शायद सवाल मिस किया। फिर से चलाइए, एक बार फिर से चलाइए। मैम सवाल मिस कर रही हैं शायद, और हो सके तो उसी पॉइंट से चलाइए जहां से वो सवाल हो। जहां से वो सवाल है मैम को सुनना बहुत जरूरी है। चलाइए, चलाइए। अकीदा है, मोहब्बत का अकीदा, इससे न तो उसका मजहब में कमजोरी आती है, न उसमें कोई गलती है। गया किसी के दिल में दर्द था, जिसके लिए इसने बहुत अच्छा काम किया, उसने नई जिंदगी दी, वो तो जान मारेगा इस कब्र में। इस तरह की मोहब्बत एक टेररिस्ट के लिए जायज़ है, आप मानते हैं? देखिए ना आप, नूरजहां का है, अकबर का मकबरा है। सवाल सुन लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इस तरह की मोहब्बत एक टेररिस्ट के लिए जायज है क्या? सवाल सुन लिया था मैम आपने। अब इसमें आप बता दीजिए कहां पर कंफ्यूजन है। आप सही कॉन्टेक्स्ट आप दे दीजिए। Who says yes, Aditi ji? Who says yes? If you are glorifying the terrorist, हम तो उसके साथ थे ही नहीं ना हैं। We are never with it। अगर कहीं पर किसी का मजार सजा दिया गया है, ये तो आप कमाल मुस्तफा से पूछिए ना मैम। Ask the question to that state government. You should ask questions to the Waqf board, not to we people. We are talking in general and you cannot relate our statement with the statement which you intend। चलिए आपको जवाब मिल रहा है, जवाब ले लीजिए। अजय आलोक जी, इनको 5 बार सुनाने के बाद भी कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। 5 बार क्लियरली रिपोर्टर पूछ रहा है। अरे मैडम मुझे अच्छी वो नहीं आएगा, लेकिन बस इनसे एक सवाल, एक सवाल है मेरा नीलोफर जी से। बुरहान वानी की मजार बननी चाहिए, हाँ या ना? बोल दीजिए नेशनल टीवी पे। अरे गोडसे बुरहान वानी की मजार बननी चाहिए या नहीं? गोडसे के बारे में बोल दीजिए। आई एम कश्मीरी। अरे गोडसे कहां से आ गया? मैं पूछ रहा हूँ बुरहान वानी, तो आप चलेंगे गोडसे। गोडसे को तो मैं कंडेम करता हूँ। गोडसे को तो मैं कंडेम करता हूँ। You are glorifying him, accept it। अरे मैं पूछ रहा हूँ उसकी मजार बननी चाहिए या नहीं? वो भी आतंकवादी था। Why don't you speak about the गोडसे मेरे लिए कंडेमनेबल है। गोडसे को मैं गोडसे को कंडेम करता हूँ। आपने शायद सुना नहीं नीलोफर जी। नीलोफर जी उन्होंने कहा मैं गोडसे को कंडेम करता हूँ, आपने सुना नहीं शायद। तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। और कमाल मुस्तफा तो कंपेयर कर रहे हैं भाई। आपने सुना अजय आलोक ने कहा मैं गोडसे को कंडेम करता हूं, और कमाल मुस्तफा क्या कर रहे हैं? वो तो कंपेयर कर रहे हैं, शेर कश्मीर से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं है। बुरहान वानी की मजार बननी चाहिए या नहीं? सब्जेक्ट अगर एक चीज है, ये जवाब नहीं दे रही हैं। आप गोडसे की बात कीजिए ना, उसकी बात कीजिए। आपको शायद मैम सुना नहीं आपने। बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है आपके लिए। तो उन्होंने साफ पहले ही बोला कि मैं कंडेम करता हूं, आपने सुना नहीं। की मजार बन जाने को तैयार आप जो सवाल से है आपसे उसका जवाब दीजिए। डोंट चेंज योर गोल पोस्ट प्लीज, डोंट चेंज योर गोल पोस्ट। आपके पास जवाब ही नहीं है मैडम, आप तो मैदान ही चेंज कर रही हैं। गोल पोस्ट चेंज करने की नौबत तब आती है। सुन लीजिए, आपसे मैं बार बार पूछ रही हूँ आपकी पार्टी के नेता के स्टेटमेंट पर। तो आप गई थी गुजरात, अभी अजय आलोक ने आपसे पूछा कि बुरहान वानी की मजार बननी चाहिए क्या, तो आप पहुंच गई गोडसे पर। उस पर आपको जवाब मिल गया, उस पर अजय आलोक ने कहा मैं कंडेम करता हूं। अब आप जवाब दे दीजिए जो वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कंडेम तो हम भी करते हैं, कंडेम हम भी करते हैं हर चीज पर, तो हाउ डज दैट मैटर? तो बोलिए ना कि उसकी मजार बननी चाहिए या नहीं, हाँ या ना? गौरव जी उसके बारे में बात कीजिए, टॉक अबाउट दैट। अरे अजय आलोक है उनका नाम। एज ए मेल आपको भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से उन लोगों को जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। अजय आलोक है उनका नाम, और आपसे जो सवाल पूछ रहे बुरहान वानी को उसका आप जवाब नहीं दे रही। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं। मैम अभी तक आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक सवाल का। मुफ्ती मंजूर जियाई, एक टेररिस्ट का महिमा मंडन हो सकता है क्या? अदिति जी
किसी भी सूरत में किसी भी टेररिस्ट का महिमा मंडन करना, किसी भी सूरत में उसकी सताइश करना, किसी भी सूरत में उसको कवर फायर देने वाले लोग जो कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, कवर फायर देना, इन तमाम की मैं मजम्मत करता हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ मजम्मत करता हूँ और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की मांग करूंगा जिन लोगों ने ऐसी ओछी हरकत करने की कोशिश की और मुल्क को शर्मसार करने की कोशिश करते हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँ, वो लोग जिन्होंने ये बनाया है, जिन लोगों ने ये करने की कोशिश की है, उन तमाम का खंडन करता हूँ। अभी मैंने वहां के जिम्मेदारान से, वहां के मेंबरान से और कमेटी के लोगों से बात की है। वो ये कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने नहीं बनवाया है, उनके खानदान वालों का ओटा पहले से वहां पर है और जो वहां पर कब्रें हैं ऊंची और नीची जितनी है उनके खानदान के लोगों की है और उनके कब्र कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी टीवी के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए से किसी ऐसे कब्र की निशानदेही नहीं होगी जो कि याकूब मेमन की कब्र है, और जो निशानदेही करते हैं वो भी इस बात के खंडन उनकी भी होनी चाहिए कि ताकि मुल्क के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए ऐसे लोगों का न मजार न ठिकाना, क्योंकि उन लोगों ने मुल्क के लिए कोई काम नहीं किया और ना ही मरने के बाद, ना ही जिंदगी में न किसी भी सूरत में उसका ना नाम लिया जाए और ना ही उसका महिमा मंडन किया जाए। मुफ्ती साहब, आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में ये हो रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ये हो क्यों रहा है और ये कर कौन रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए अदिति जी। मैं मुंबई रहता हूं, मैंने अभी वहां की कमेटी के मेंबरान से बाकायदा तौर पे बात की है और मैंने सख्ती के साथ बात करने की कोशिश भी की है। एज अ मुफ्ती मैंने उन लोगों से कहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इसकी कार्रवाई में को अंजाम दे रहे हैं, आखिर कौन लोग हैं जो उसकी कब्र को नुमाया करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने बाकायदा तौर पे कहा है कि ये कब्र उसकी नहीं है, उनके खानदान वालों की कब्रगाह है और उस कब्र को, उसकी कब्रगाह को बनाया गया जिसे ओटा कहते हैं अदिति। और मैंने वहां के लोगों से बात की तो पता चला कि वहां पे कोई झाड़ था नारियल का जो गिर गया था, ओटा टूट गया था, तो उनके घर वालों ने ये ओटा बनाया। ये उसकी कब्र की बिल्कुल कोई निशानदेही नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी याकूब मेमन की कब्र की निशानदेही नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, 7 साल पहले जब दफनाया गया था तब भी आपने देखा था, बार बार ये अपील की गई थी कि लोग ना जाएं, लोग ना जाएं, भीड़ तब भी देखने को मिली थी और वो भी मुंबई में ही हुआ था। अदिति देखिए, भीड़ का होना और प्रशासन की मौजूदगी में हुआ था, कोई छुप छुपा के नहीं हुआ था। प्रशासन ने उन तमाम चीजों को रिकॉर्ड भी किया है। अगर लगता है कानून के खिलाफ ये काम है तो उस कानून के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए और प्रशासन इसके लिए बिल्कुल मुस्तहकम है और मजबूत है, वो कार्रवाई कर सकती है। आपका कहना, हमारा कहना बिल्कुल बजा होगा, लेकिन कार्रवाई करने का अख्तियार प्रशासन को है। जो लोग भी उसमें शामिल हुए थे, जिन लोगों ने उनको भीड़ को बढ़ावा दिया था, तो प्रशासन के पास क्या रिकॉर्डिंग नहीं है? क्या आखिर प्रशासन कार्रवाई कब करेगी? कार्रवाई करे। अगर वो गैर कानूनी है तो, और कानूनी है तो फिर वावेला बना करके इस तरीके की बातों को बढ़ा। मुफ्ती साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें आपने कहा, मैंने सवाल भी पूछे हैं। मुफ्ती साहब, मैं लोगों तक की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं सोच की, उस सोच की, उस मानसिकता की जो आतंकी में हीरो ढूंढती है। भाई याकूब मेमन के टाइम पर जो भीड़ दिखी वही तो हमने जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी के टाइम पर भी देखा। राजपुंजी, आपके पास क्या जवाब है? उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा मैंने कॉल किया, मैंने पूछा वहां एडमिनिस्ट्रेशन से ये कैसे हो गया। उनकी आवाज में रोष भी आपको सुनाई दिया होगा, आपने महसूस किया होगा रोष को, क्रोध को, एंगर को। सर ये कैसे हो गया? तब से यही सवाल है आपसे। देखिए अदिति जी, इस प्रकार से जो भी इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, मैं तो कहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं, मैं भी सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा कि जिस प्रकार से पहले भी कई आतंकवादियों के शव नहीं दिए गए, तो ये शव कैसे दिया गया, इसके ऊपर राजीव पांडे जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना जवाब मांग रहे हैं। आप भी सरकार में थे, 2015 में आप ही थे, आप इस प्रकार के जो जुलूस को आप कैसे उसको समर्थन देते हैं, इस प्रकार से कैसे भीड़ एकत्रित होने देते हैं ऐसे लोगों के साथ। और उसके बाद जब आपने शव क्यों दिया गया? शव देना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार का वहां मजमा इकट्ठा करना और ऐसे लोग जो देश के पूरे समाज के, इस देश के दुश्मन है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि बर्बरता पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उसके बाद कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। ठीक है, जवाब ले लीजिए। राजीव जी, आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं आपने क्यों दिया था शव, आपने कैसे लोगों को इकट्ठा होने दिया, ये सब तो आपने किया है। और 2015 में ये कह रहे हैं सरकार में थे आप। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं कि बॉडी क्यों दिया। देखिए, एक प्रोसीजर है उसमें सीआरपीसी में, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, वहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर में उसको बदला गया।
मेरा एक कहना है कि आपका जो सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे मैं बताता हूँ। पहले तो राजपुंज जी की जो सरकार थी ना, वो फेल रही इस विषय पर कि उनके समय में ये सब सारी चीजें हुई। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब देता हूँ कि जिस समय उसका जो जनाजा निकला और लगभग 55,000 से ज्यादा लोगों के, कुछ लोगों का तो लाख लोगों तक का कहना था, ये जो लोग आए और इनका जिनको समर्थन है, जो लोग इनको समर्थन करते हैं, देखिए महाराष्ट्र में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इनका समर्थन करते हैं, उस भीड़ की बात मैं कर रहा हूं। इसलिए ये लोगों की ऐसी टेंडेंसी है कि ये उनका ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने औरंगजेब के मजार का भी इश्यू आया था। कौन लोग जाते हैं औरंगजेब के मजार पे मत्था टेकने? औरंगजेब तो याकूब मेनन से बड़ा टेररिस्ट था, लेकिन वहां भी लोग जाते हैं। और याकूब मेनन के जनाजे में भी जो लोग शामिल हुए वो किनके साथ है और उनका किसको समर्थन है, ये आपको पता चल जाएगा और बड़ा इजीली पता चल सकता है। आपका जो इतना बड़ा चैनल है, पता कर लीजिए ये कौन लोग आए थे। बार बार ये कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई आदमी एक आतंकवादी के जनाजा में जाता है, उसके लिए कार्रवाई करना भाई फाइनली कानून सम्मत कार्रवाई होगी ना। ये लोगों को पता चल गया कि कौन लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में है। इसको आप समझिए। अगर वो कोई गलत काम करेंगे, सरकार उसके खिलाफ काम करेगी। और राजपुंज जी बार बार कह रहे थे कि आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी। ये भूल जाते हैं, ये हमारे साथ सरकार में थे तब, ये तब हमारे साथ सरकार में थे। मैं कह रहा हूं राजीव, मेरी बात राजीव बीच में राजीव मेरी बात सुनिए, मेरी जवाब सुन लीजिए, आप बीच में मत। मेरा कहना है जब आप हमारे साथ थे, जब आप हमारे साथ थे तो शिवाजी महाराज और शंभू राजे की बात करते थे। जब आप हमसे अलग हो गए तो आप औरंगजेब और याकूब मेनन के समर्थन में चले गए। ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये सिंपल है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सर बात पूरी कर लीजिए ना राजीव जी, जल्दी से। जो सवाल वो पूछ रहे हैं उनके जवाब आपको भी देने हैं सर, और आप जो सवाल पूछ रहे हैं आपके जवाब उन्हें भी देने हैं सर। मैंने उन्होंने कहा कि कानून में क्यों बॉडी दिया गया। देखिए एक पॉलिसी होती है हर जगह। जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक, कई सालों तक नहीं दिया गया, फिर दिया गया, आपने देखा, फिर उसको रिवाइज किया गया। महाराष्ट्र में वैसी कोई परिस्थिति नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर की कि किसी आदमी को, कन्विक्टेड क्रिमिनल के परिवार को बॉडी नहीं दिया जाए, ऐसी कोई पॉलिसी थी नहीं। एक सवाल मैं यहाँ पे अजय आलोक आपसे चाहती हूँ, अजय आलोक आपसे चाहती हूँ, जो थोड़ी देर पहले मैंने राजीव जी से पूछा था, वो सवाल यही था कि अफजल गुरु की तो डेड बॉडी नहीं दे दी थी आपने। भाई आप कितना भी जस्टिफाई करें, वहां पर क्या हालात थे, यहाँ क्या हालात थे, लेकिन जो शिवसेना सवाल उठा रही है, क्या वो सवाल गलत है? बिल्कुल गलत है, इसलिए क्योंकि उस वक्त शिवसेना सरकार की हिस्सा थी। शिवसेना को नैतिक अधिकार नहीं है सवाल उठाने का। दूसरी बात, महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में एक जैसे हालात नहीं है, पूरा देश जानता है। और ये बॉडी देनी है या नहीं देनी है, ये हर सरकार की, या चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, गृह विभाग तय करता है वहां के परिस्थितियों के अनुसार। इसलिए ये सवाल उठाना कि डेड बॉडी दी गई नहीं दी गई, गृह विभाग महाराष्ट्र का ये तय करता है, क्योंकि याकूब मेमन को फांसी वहां लगी थी, कि वहां के कैसे हालात है डेड बॉडी देने से, वहां के लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहेगा, इसी को तय करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया होगा। और ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय होता है, इसमें राजनीति की कहीं गुंजाइश नहीं है। और जो राजनीतिक गुंजाइश करने चाह रहे हैं, तो उस राजनीति, अगर ये राजनीति हुई भी होगी, तो उस राजनीति का वो एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद शिवसेना थी। तो अब क्या दोनों हाथ में लड्डू चाहती है शिवसेना? बॉडी देने में भी लड्डू मिल जाए, ठीक है, जवाब लीजिए। ब्यूटिफिकेशन में भी। अजय आलोक जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं भी यही कह रहा हूं कि देखिए हम भी भारतीय जनता पार्टी के अंश थे, उस समय उनके साथ थे, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं। लेकिन मैं बात वही कह रहा हूं कि देखिए राजीव जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, जिस प्रकार से इनके दूसरे नेता कह रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं, तो इनको बोलना ये शोभा नहीं देता। जब आप हमारे साथ हैं, जब आप सीएम हैं महाराष्ट्र के, आपके सामने सब हो रहा है, तब आपको स्टेप नहीं उठाते। अब आज आपको वो बात याद आ रही है। आज आपको बात कैसे याद आ रही? देखिए वहां मजार किसकी है? वो नहीं है, वो याकूब मेनन की है, उसके किसी रिश्तेदार की है, उसके किसी सगे संबंधी की है, मालूम नहीं है। जांच का विषय, वो जांच हो जाएगी। लेकिन आप ये प्रश्न उठाते हुए बनते नहीं है। जिस प्रकार से आप लगातार इस प्रश्न को उठा रहे हैं, वो बनता नहीं है। ठीक है, जवाब लीजिए। अजय आलोक आपको जवाब देना चाह रहे हैं, अजय आलोक का जवाब लीजिए जल्दी से। वापस आपको मंच दूंगी राजपुंज जी। देखिए पुंज साहब, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बॉडी हैंड ओवर करना सरकार का निर्णय था, लेकिन जहां पे कब्र बन गई, और एक आतंकवादी की कब्र है जिसको आप भी जानते हैं, बीएमसी आपके अंडर में है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उसके बाद उस कब्र को मजार देने का रूप चला और उसको साइलेंटली होने दिया गया, और किसी ने, आपकी सरकार ने या बीएमसी के किसी अधिकारी ने उस पर रोक नहीं लगाई।
ट्रस्टी ने उस पर रोक नहीं लगाई। सवाल इस बात का है कि क्या आतंकवादी को ग्लोरीफाई करना सरकारों का काम रह गया है? सवाल इस बात पे उठ रहे हैं। सवाल इस बात पे उठ रहे हैं कि बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए, जिनके अंडर में बीएमसी है, उसके बावजूद इस कब्र का ग्लोरिफिकेशन हुआ, उसे मजार बनाने की कोशिश की गई। सवाल इस बात पे उठ रहे हैं, तो इसका जवाब आप ही को देना होगा, किसी और को नहीं। ठीक है राजपूत जी, जल्दी से आपका जवाब सर। जी जी अजय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी इसका शिनाख्त तो नहीं हो पाएगी ना, कब्र की शिनाख्त तो होती नहीं है कि कब्र के ऊपर कोई ऐसा वो लगा होगा या जिसके ऊपर आइडेंटिफाई हो जाएगा उसको। 18 महीने बाद उसकी खुदाई होती है, लेकिन आज 5 साल हो गए, आज तक तो खुदाई हुई नहीं उसकी। तो 18 महीने बाद जब इस कब्र की खुदाई होती है या जो भी होता वो आज तक हुआ नहीं। ये क्यों नहीं हुआ, ये भी एक है। ये प्रश्न वैसे आपसे नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी से था, क्योंकि हमारे साथ रहे। तो दूसरी बात ये है, अगर दूसरी बात के हम आते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे होगा कब्र के ऊपर, अब आइडेंटिफाई होना बड़ा, अब ये भी जांच का विषय जो चल रहा है। तो अब देखिए जैसे उसके सामने तथ्य सामने आएंगे तो सर आप भी जांच की बात कर रहे हैं, आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर राजनीति जो है वो तो जमकर हो रही है, लेकिन सवालों के जवाब देता कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ केजे जोसमन है, नेशनल सेक्रेटरी एनसीपी के। जोसमन साहब, बीजेपी सीधे तौर पर महा विकास अघाड़ी को कटघरे में खड़ा कर रही है और बार बार ये कह रही है कि ये तो वोट बैंक को खुश करने वाली सियासत है, लेकिन सवाल ये है आतंकी का महिमा मंडन सर कैसे हो सकता है? देखिए, हम आतंकवाद को आतंकवाद ही कहते हैं। हम आतंकवाद को निंदा करता है, किसी भी तरीके से हम आतंकवाद को कभी सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन इधर आतंकवाद के लिए कितना अभी लोग इतना वोसिफर से इतना वोकल है। मैं उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवाद कौन सी चीज थी? जो राष्ट्रपिता के ऊपर गोली चली गई थी, उसी आदमी को पेट्रियट देशभक्त बना रहा है, वो एक सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर कर रहा है। तो वो आतंकवाद क्या आतंकवाद नहीं है क्या? जो मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस में जो बॉम्ब बना था, उन लोगों का आप लोग पार्लियामेंट तक पहुंचाया गया, तो ये कोई आतंकवाद नहीं है था क्या? आप आतंकवाद के खिलाफ आपका जीरो टॉलरेंस है। तो 1999 में जो कंधार में जो आतंकवाद को लेकर किसका विदेश मंत्री चले गए थे? ये अभी एक कहीं ना कहीं एक कब्रिस्तान है, किसी ने किसी खबर को बनाया है, तो उसी के ऊपर इतना हंगामा कर रहे हैं कि हम लोग। अच्छा, तो इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए सर? अभी मुफ्ती साहब थे हमारे साथ, वो इतने आक्रोशित थे, वो इतने उत्तेजित थे, और आप करें इतना हंगामा क्यों हो रहा है? इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस पर? हंगामा 1 मिनट नहीं होना चाहिए, समझिए ना। इधर हेलो आवाज आ रही है मुझे आपकी। इधर जब कुछ लोग जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको देशभक्त बना रहा है, उसे सब लोग चुप रहता है। अभी बोले एक याकूब मोहम्मद एक निंदनीय राजद्रोही है। अगर कोई आतंकवाद को हीरो बनाता है, जोसमन जी, कोई अगर आतंकी को हीरो बनाता है, सर सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात प्लीज, सुन लीजिए, कोई भी, मैं कह रही हूँ कोई भी कह रही हूँ सर, मैं तो राजनीति की भी बात नहीं कर रही, मैं तो इंडिविजुअल्स की भी बात कर रही हूँ सर। वो इस देश का गुनहगार है सर, इस पर राजनीति नहीं हो सकती सर, आतंक पर राजनीति की गुंजाइश नहीं है। आप मुझसे ये कह रहे हैं अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में कि ये लोग तो ये करते आए हैं, ये लोग तो ऐसा करते हैं, लेकिन सर जो यहाँ पर सवाल है एक आतंकी के महिमा मंडन का, आप भी तो उससे नहीं भाग पाएंगे ना। उनसे अगर सवाल है तो आपसे भी तो सवाल है, सवाल तो दोनों से है। जवाब लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, राजीव जी जवाब दीजिए इनको। ये कह रहे हैं आप आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड्स अख्तियार करते हैं, इनका आरोप है आप पर। ये जो एनसीपी के सचिव जी हैं, ये पहले आपके इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट और जो दूसरा जो केस है मक्का में, कोई साध्वी जी का कहीं कोई नाम नहीं था। महाराष्ट्र में जब मालेगांव केस में उनको एक सेफ्रन थ्योरी के लिए उनको एक्यूज्ड बनाया गया, वो केस अभी चल रहा है, मैं उस केस के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपके राष्ट्रीय चैनल पर इस तरीके का झूठ प्रसारित नहीं होने देना चाहिए। इनको आप माफी मंगवाइए, या तो ये साबित कर दे कि साध्वी प्रज्ञा जी का नाम मक्का मस्जिद या समझौता केस में था, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अदरवाइज आप इनसे झूठ जो बोले हैं उसको आप कटवाइए, इनसे माफी मंगवाइए आप, या तो ये साबित कर दे कि इन दोनों केस में। ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए जोसमन जी। आपको मैं बोल रहा था, जो जिस चीज में जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आरोपी थे एक आतंक केस में,
एक केस में आतंक में उसको सजा भी मिला था, उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चेंज किया, उसको रिहा किया, और नाउ शी इज इन पार्लियामेंट, वो अभी पार्लियामेंट में बैठा है। ठीक है, तो केस जो भी हो, एक आतंक का केस को सजा हुआ आरोपी मिला था। बताइए, आप चैनल पे है, बताइए किस केस में सजा मिला था साध्वी प्रज्ञा को? झूठ मत बोलिए, आप बता दीजिए मुझे किस केस में सजा मिला था, बताइए। आप बताओ, आरोपी होना, आरोपी होना। अरे आरोपी तो आपके सारे नेता आरोपी है, किसी को जबरदस्ती भी फंसाया जाता है। आपने कहा कन्विक्शन हुआ था, आपने पहले मक्का मस्जिद का नाम लिया, फिर समझौता ब्लास्ट केस का नाम लिया। इस दोनों केस से अगर कोई भी संबंध होगा तो आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। मैं इस चैनल पे कह रहा हूँ, मैं इस केस के बारे में जानता हूँ, मैंने आर्टिकल्स लिखे केसों पर। आप झूठ मत बोलिए, आप माफी मांग लीजिए कि मेरे, अगर मैं आपको बताऊं आपको सजा हो सकती है क्रिमिनल डिफेमेशन की। आपने क्रिमिनली डिफेम किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। झूठ मत बोलिए। मैं बार बार मैंने कहा मालेगांव 2008 में उनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई और केस चल रहा है। उनको किसी केस में उनको कन्विक्शन नहीं हुआ, और मक्का मस्जिद में और समझौता ब्लास्ट में उनका कोई नाम नहीं था। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और झूठ मत बोलिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ठीक है, अगर देखो मैंने ये बताया था स्वाति प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद के केस में आरोपी थे, नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये बताया था कि नाथुराम गोडसे एक देशभक्त करके उनका प्रस्ताव आया था। ये नाथुराम गोडसे देश के क्या भला किया? ये राष्ट्रपिता को गोली मारा, उसको देशभक्त करके उनका बयान आया था, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? उसको पार्लियामेंट से क्यों नहीं दिखा? डिबेट किसी और चीज पर है। आप देखिए, मेरा क्या कहना है, आज के डेट में एक कन्विक्टेड, आप इसको समझिए, जिस जो भी क्राइम किया, सबको पूरे देश को पता है कि याकूब मेनन ने बम धमाके में, मुंबई बम धमाके में कन्विक्टेड क्रिमिनल था, उसको फांसी की सजा हुई, और आज उसके कबर को ब्यूटीफाई हो रहा है। विषय ये है, आप समझिए, आप ऐसे आपके टाइम में हो रहा है। आपके टाइम में 2 काम हुआ, एक तो लूट का काम हुआ, 2 मिनिस्टर, एक नवाब मलिक और देशमुख दोनों अभी भी जेल में है, और दूसरा है ब्यूटिफिकेशन, यानी चोरी ऊपर से सीधा चोरी। एक तो चोरी के केस में 2 लोग अंदर हैं, और ऐसे आतंकवादियों को आप ब्यूटिफाई कर रहे हैं, और आप चैनल पर आके झूठ भी बोल रहे हैं। अब आपने मान लिया कि आपने झूठ बोला, आपने कहा कि कन्विक्शन नहीं हुआ था। तो इस विषय में आपका जो सवाल है, मैं अदिति जी को जवाब देना चाहता हूँ। इतना हमारा अनुरोध है, हम कोई भी मैं यहाँ पर मुफ्ती मंजूर जियाई को लेकर आऊंगी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, मुफ्ती मंजूर जियाई, जहाँ पर हम देख रहे हैं। अदिति जी, मेरा जियाई साहब से एक सवाल है छोटा सा, अगर आप परमिशन दे तो मैं पूछ लूं। ठीक है, पूछिए। मेरा इतना है कि जब ये 50,000 से ज्यादा की भीड़ आई थी, तो ये लोग बात बात में फतवा निकाल देते हैं। तो कम से कम जो लोग इस आतंकी के जनाजे में शामिल हुए, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, 2 शब्द तक नहीं कहा इन्होंने। इनको फतवा निकालना चाहिए ना, ये तो शांति का प्रतीक है धर्म। इनको फतवा निकालना चाहिए कि ऐसे आतंकवादियों के जो जनाजे में गए, या जो लोग इसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उनके बारे में इनको कुछ कहना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि जियाई साहब कुछ यहीं से बोल दे, यहीं से एक फतवा जारी कर दे। जवाब ले लीजिए। मुफ्ती मंजूर जिया ये कह रहे हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए तो ऐसे में फतवा क्यों नहीं निकाला, ये पूछ रहे हैं मुफ्ती मंजूर जियाई। मुफ्ती मंजूर जियाई के साथ हमारा संपर्क यहां पर टूटा हुआ है, लेकिन अजय आलोक जी, सवाल कुल मिलाकर यह है कि आतंक और आतंकवाद और आतंकी पर अगर सियासत बटी हुई दिखाई दे तो नुकसान किसका है? देश का? निश्चित तौर पे नुकसान देश का ही है। अभी मेरे एनसीपी के मित्र बोल रहे थे, तो मैं बस एक बात उनसे पूछना चाहता हूं कि नवाब मलिक जेल में है, 6 महीने से बेल नहीं हो रही है, क्या आरोप लगे उन पे? दाऊद इब्राहिम से संपत्ति खरीदने का आरोप लगा हुआ है, कम पैसे में, उनसे फेवर लेके, और उसके बावजूद भी जब तक महाअघाड़ी की सरकार रही वो मंत्री बने रहे। क्या एक आतंकवादी या उसके रिश्तेदारों से संपत्ति खरीदना जायज है? उसके बाद वो मंत्री बन के रह सकता है? और ये सवाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार से नहीं पूछने जाने चाहिए? मैं ये कहता हूं, ये स्लीपर सेल की तरह आतंकवादियों को प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना और उनको खिला पिला के मजबूत रखना, ये प्रवृत्ति राजनीति के लिए बंद होनी चाहिए। क्योंकि इसमें अल्टीमेटली कब आपका घर जलेगा ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, कोई देश नहीं है। लेकिन आप लोग आतंकवादियों को एक धर्म से जोड़ के उस धर्म का वोट पाने की इच्छा में
उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसको बढ़ाते भी हैं और उसको एक तरह से नर्चर करते हैं, जो कि इस देश के लिए ठीक नहीं। ठीक है, जवाब ले लीजिए पहले जोसमन जी से जवाब लीजिए। जोसमन जी बोला कि नवाब मालिक क्यों जेल पे है। ऐसा है कि इस देश के आज की परिस्थिति में जो सरकार के खिलाफ आवाज कोई भी उड़ाता है सब जेल में है। सबके खिलाफ पीछे ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, सब लोग है, उसमें कोई आश्चर्य की बात कोई नहीं है। दूसरा, हम कभी आतंकवाद को कोई सहानुभूति नहीं है, जो भी हो उसको हम निंदा करेंगे, किसी को हम हीरो नहीं बनाएंगे, किसी को हम नेता नहीं बनाएंगे। लेकिन जब हमारा यह कहना का मतलब, हमारा इतना ही मतलब है, ये आतंकवाद के जो खिलाफत है वो सीजनल मत बनाओ, वो हमेशा होना चाहिए। उनका सवाल था, वो ये कह रहे थे कि बेल तक उन्हें नहीं मिल पाई, उन पर जो आरोप लगे उस पर बात है। तो किसको बेल मिलता है? जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है ना, उसको वो जेल में ही है। बहुत सारे लोग वो जाने वाले। अदालतें भी इंडिपेंडेंट नहीं है। जोसमन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस देश में अब अदालतें भी नहीं बची हैं? राजीव जी, मैं आपको मंच दूंगी, प्लीज रुक जाइए 1 मिनट। अदालतें भी नहीं है अब इंडिपेंडेंट आपकी नजर में? आपको पता है आप जब ये बातें कर रहे हैं किस पर सवाल उठा रहे हैं सर? नहीं, मैंने सवाल नहीं सुन पाया। मैं ये बोलना चाहता हूं, आप सवाल बेल पर, अगर बेल नहीं दे रहा तो कौन नहीं दे रहा बेल? सरकार बेल देती है कि अदालत बेल देती है? कौन देता है बेल? जमानत कौन देता है? अदालत देता है। हाँ लेकिन जो तो आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? आप कर रहे हैं जो सरकार के खिलाफ है, आप इसमें भी अदालतों को भी क्या सरकार के दबाव में बता रहे हैं क्या सर? सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का कितना मिसयूज हो रहा है, जिसको जो अदालत को मिक्स मत कीजिए सर। नहीं, आप अदालतों को और एजेंसीज को मिक्स कर रहे हैं। आप पहले ये क्लियर हो जाइए कि आप अदालतों पर भी सेम आरोप लगा रहे हैं, आप न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ आरोप लगा रहा है। नहीं सर, आपने तो ये बेल नहीं मिल पा रही, तो आपने कहा जो सरकार के खिलाफ है उसको बेल नहीं मिल पाती है। सर बेल तो अदालत देती है ना सर, बेल अदालत देती है। आप तो अदालत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सर बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने कन्विक्ट बता दिया एक्यूज को, अब आप अदालत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर आप कह रहे नहीं मेरा कहने का मतलब एजेंसीज था। सर सोच समझकर बोलना चाहिए। आप इतने सीनियर हैं सर, इतने सीनियर हैं, करोड़ों लोग इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, देश में ही नहीं देश के बाहर देखते हैं। सर प्लीज सर, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। हम देश की सिक्योरिटी और आतंकवाद और आतंकियों पर देश के रुख की बात कर रहे हैं, मैं सियासत के रुख की बात कर रही हूं। और मुझे पूरा यकीन है सियासत भले ही बटी हुई हो, भारतीय नहीं बटे हैं इस पर, भारतीय नहीं बटे होंगे। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा गया था, एक सवाल पूछा था राजीव जी ने आपसे। उन्होंने कहा जब बड़ी संख्या में लोग आ गए 7 साल पहले, ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा क्यों जारी नहीं हुआ? उन्होंने ये सवाल पूछा था, आपका जवाब। देखिए अदिति जी, मैं हमेशा और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के 99% अमन पसंद लोग इस बात की गमाजी करते हैं कि आतंकवाद को कहीं पर भी बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, और आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले, उसका समर्थन करने वाले, उसके जनाजे में शामिल होने वाले, उसकी गायबाना तारीफ करने वाले, उसको जी हुजूर कहने वाले, उसको साहब कहने वाले, इन तमाम लोगों का खंडन मैं पहले से करता आया हूं और करता हूं और करता रहूंगा और डरता भी नहीं हूं। और दूसरी अहम बात, उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने उसमें शमूलियत की बात कही थी, उस वक्त भी हमने मुखालफत की थी, आज भी हम आपके सामने और आपके चैनल के हवाले से मुखालफत करते हैं। मुल्क जो है ना वो हमारे खून और पसीने से दिया हुआ है, हमारे बुजुर्गों के खून बहे इस मुल्क के लिए। हम आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया था, आज हम नहीं कर सकते हैं, और अपनी नस्लों को यही सिखाते हैं कि आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना है। वो लोग जो इस तरीके की घटनाओं में शामिल होते हैं या गलत काम करते हैं, उसका विरोध कल भी करना था, आज भी करना है और कल भी करूंगा। और मैं आपके हवाले से एक बात और कहता हूं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आगे से कुछ और पीछे से कुछ और सियासत में अपनी रोटी पर दाल खींचने के लिए कुछ भी करते रहे, लेकिन हमारा स्टैंड एक है, वो है नेशनलिस्ट होना और मुल्क के तई वफादारी के साथ साथ मुल्क से मोहब्बत करना। जो आप कहते हैं ये वो लोग हैं जो जिनके डबल फेस है, आपका मतलब किससे है? बिल्कुल, ये डबल फेस वाले पूछिए ना शिवसेना के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से और इन एनसीपी के प्रवक्ता से पूछिए ना, ये क्यों नहीं बोलते हैं, खामोश क्यों हो जाते हैं, ये सख्त एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं? लीजिए ना एक्शन। हम तो कहते हैं कि हमारे कंधे पर बंदूक रख करके हमारा इस्तेमाल कब तक करते रहेंगे? हमारा इस्तेमाल करना छोड़िए साहब, जल्दी बिल्कुल छोड़िए हमारा इस्तेमाल करना। जवाब दीजिए राजपुंज। जोसमन जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, सवाल आपसे भी मेरे पास आवाज पर
देखो, हम किसी भी समाज को दोषी नहीं मान रहे हैं। हम इस देश में शांति और समाधान का बात कर रहे हैं। किसी की आतंकवादी को हम हीरो नहीं बनाएंगे। किसी का हमारा सपोर्ट नहीं। हम इस देश में शांति होना चाहिए। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे, जवाब लिया जाना चाहिए शिवसेना से, कांग्रेस से, एनसीपी से, जो वोट बैंक के तौर पर, या अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के कंधे का इस्तेमाल करते हैं। उस पर क्या जवाब है आपका? नहीं, हमारा तो, हम किसी भी समाज के साथ हमारा कोई वोट बैंक राजनीति नहीं है। खासतौर पर एनसीपी कोई पर्टिकुलर समाज का कोई पसंद करने वाला पार्टी नहीं है। हमारा जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज अभी तक नहीं किया है। और जो अगर कोई स्मशान में, सिमेट्री में कुछ लोग कुछ कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर किसी ने गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए। हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। जांच को जो भी कार्रवाई करेंगे एनसीपी का पूरा सपोर्ट करेंगे। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर लूंगी, अजय आलोक जी आपका और राजीव जी, जल्दी। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है अदिति जी कि इस देश में आतंकवादी समर्थक या स्लीपर किसी को भी किसी तरह का कोई समर्थन नहीं देना चाहिए। जो दे वो आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है। जल्दी से कमेंट राजीव जी आपका। अदिति जी, मेरा ये कहना है कि जो भी प्रोसीजर के तहत उनको बॉडी दिया गया और जो भी हुआ, उसके बाद जो बड़ी बात है कि कौन सी वो सरकार है जो इस तरीके के लोग, जो इस प्रकार का लोगों को समर्थन करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा। अभी इन्होंने कहा कि नवाब मलिक जो भी सरकार के खिलाफ बात करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि नवाब मलिक ने प्रॉपर्टी का डील उस व्यक्ति के साथ किया जो टेररिज्म का एक्यूज्ड और कन्विक्टेड लोग थे, और उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उन्होंने डील किया। आप समझिए अदिति जी, अगर ये प्रॉपर्टी वो नहीं खरीदते तो वो जैसे दूसरी प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की सारी प्रॉपर्टी अटैच होकर के ऑक्शन पे लगी, वो प्रॉपर्टी भी ऑक्शन पे जाती। तो नवाब मलिक ने उससे बचाने के लिए उन्होंने वो लैंड डील किया। उसके आरोप में वो अंदर है और कोर्ट्स उनको बेल नहीं दे रही है। अब ये कहेंगे कि चूंकि सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये हम सब लोगों का दायित्व है। मैं अजय आलोक जी से एकदम सहमत हूं कि हम सबका दायित्व है कि जो लोग भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन करते हैं उसका हम लोगों को पुरजोर विरोध करना पड़ेगा और उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जहां तक है कि कार्रवाई करने की बात, तो सर्टेनली जो एज पर लॉ है वो तो कार्रवाई होगी। सरकार बदल चुकी है, अब ये बच नहीं सकते। जिन लोगों ने भी जिस कानून का भी को तोड़ा है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले बस इतना ही कहना है कि ये सवाल उस सोच का है जो आतंकियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। 30 जुलाई 2015 को जब आतंकी याकूब मेमन को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो मना करने के बावजूद, बार बार आपने इस शो में सुना, हजारों की भीड़ माहिम से कब्रिस्तान तक साथ चली थी। 7 साल बाद उसकी गुमनाम कब्र को ये मजार बनाने की साजिश कौन कर रहा है? उसे पीर फकीर की तरह ट्रीट करने की कोशिश कौन कर रहा है? कोशिश क्यों की जा रही है कि आतंकी की मजार पर मेले लगे? भाई, हमने तो शहीदों की बात की थी, शहीदों की चिताओं पर मेले सुने थे। आतंकी की मजार पर मेले कब से लगने लगे? और ये सब करते हुए तुर्रा ये है कि हम तो साहब आतंक के खिलाफ हैं, आप हम पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये किस तरह की सोच है? ये सवाल मैं आप ही के साथ छोड़ती हूं। आप इस सवाल के बारे में जरूर विचार कीजिएगा। ताल ठोक के मैं फिलहाल इतना ही।